हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सभी को बहुत ही स्वागत करते हैं आज की इस बेहतरीन सी क्लास में। मैं हूं पीयूष भारती और आप लोग देख रहे हैं विलो एजुकेशन। आज की क्लास में नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये जो है सर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग का हिस्ट्री का जो मेन सिलेबस है सर इसी का है, ठीक है। और ये सर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इससे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आते हैं, तो इस पर ज़रा ध्यान देंगे, इस चैप्टर को जरा ध्यान दें, ठीक है। केयरफुल होकर समझेंगे और बहुत ही अच्छा तरीके से समझेंगे, ठीक है सर। नेशनलिज्म इन इंडिया क्या है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पर भारत के राष्ट्रवाद के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि इंडिया के जितने भी सर लीडर्स थे, यानी कि अपने नेशनल लीडर्स थे, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो क्या क्या किए थे और कितने सत्याग्रह किए थे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए इस खेल को आगे बढ़ाया जाए, है ना। इस खेल को आगे बढ़ाने से पहले सर हम अपनी नोट्स के बारे में चर्चा कर लेंगे कि नोट्स आगे मिलेगा कहाँ। तो नोट्स सर आपको ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। और सबसे पहले आपको फास्ट ट्रैक बैच में चले जाना है। बहुत सारा बैच है तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, फास्ट ट्रैक बैच में चले जाना है। फास्ट ट्रैक बैच में सर आप लोग को नोट्स मिल जाएगा इसका, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आप लोग को यहाँ से नोट्स मिल जाएगा, ठीक है सर। आइए अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जानते हैं कि आज हम लोग अपने नेशनलिज्म के बारे में समझने वाले हैं। और ये नेशनलिज्म आखिर होता क्या है सर, हम लोग इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा कर चुके हैं। आप लोग अपनी कहाँ पर सर, है ना, चैप्टर नंबर 1 में चर्चा कर चुके हैं, है ना। चैप्टर नंबर 1 में चर्चा कर चुके हैं कि नेशनलिज्म आखिर क्या होता है। नेशनलिज्म किसी भी देश के प्रति प्यार नेशनलिज्म कहलाता है, ठीक है सर। आई होप आपको इतना बात भी क्लियर होगा। नेशनलिज्म जो है सर एक बिलीफ है ग्रुप का ऑफ पीपल दैट दे कंसिडर देमसेल्व्स यूनाइटेड ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड हिस्ट्री, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, एथनिसिटी और कास्टिज्म एंड कल्चर। बहुत सारा जो है सर कास्टिज्म एंड कल्चर आता है। आई होप आपको बात यहाँ तक क्लियर होगी, है ना। कोई बात नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक है, नेशनलिज्म क्लियर होगा, ठीक है सर। आइए अगर बात करते हैं कि आखिर जो इंडिया में सर नेशनलिज्म जो है सर वो आई कैसे, है ना। नेशनलिज्म का मतलब क्या ही था उसका काम, है ना। ये भी चर्चा करने की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। ध्यान देंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप सभी लोग के लिए नेशनलिज्म इन इंडिया आखिर होता क्या है ये सभी जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। जो नेशनलिज्म का कितना भी कॉन्सिक्वेंस था, कॉन्सिक्वेंस मतलब सर बाधाएं, है ना। कॉन्सिक्वेंस मतलब बाधाएं। हमारे राज्य में, हमारे देश में सर जितनी भी बाधाएं थी वो हमारा रिजल्ट आता था ब्रिटिश रूल का। ब्रिटिश रूल का ही सर नेशनलिज्म था, है ना। ब्रिटिश रूल के कारण ही सर नेशनलिज्म हुआ था, है ना। और जितने भी रीजन्स है सर सब ब्रिटिश गवर्नमेंट पर ही मतलब सब वे है सर। ब्रिटिश रूल जो है सब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट पर ही अटके हुए हैं, ठीक है। मतलब ब्रिटिश पॉलिसी से सभी लोग नफरत करते थे। आप सभी लोग भी नफरत करेंगे अगर आप लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि ब्रिटिश पॉलिसीज आखिर क्या था और ब्रिटिश पॉलिसीज में सर आखिर लोग इतना नफरत क्यों करते थे, और हमारे महात्मा गांधी जैसे लीडर सब ब्रिटिश पॉलिसी को क्यों इंडिया से बाहर फेंकना चाहते थे, वो आज इसमें चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रीजंस फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। आखिर रीजंस क्या है सर पूरी राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया की। नेशनलिज्म जो इंडिया में है सर उसके रीजंस क्या है, ठीक है। पॉलिटिकल रीजंस होता है सर, सबसे पहला रीजन होता है पॉलिटिकल रीजन। 1878 में क्या हुआ था, विसरॉय लॉर्ड लाइटन नामक एक व्यक्ति ने, जो ब्रिटिशर थे सर, वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पास करते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब क्या होता है सर, कि ऐसा एक्ट जहां पर बहुत सारे स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए प्रेस पर। प्रेस मतलब जानते हो ना, जस्ट जहां पर पत्र छपता है, ठीक है। हाँ सर, पत्र मतलब अखबार सर, है ना। पत्र मतलब आप दूसरा लव लेटर, सॉरी लेटर मतलब कुछ दूसरा सर, मतलब सोच लेना, ठीक है। हाँ 1879 के बाद 1878 में बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन होता है प्रेस पर सर। और वहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट चीज़ बात बताई जाती है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में जो है सर कोई भी इंडियन जो है अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं छाप सकते हैं सर। सब ब्रिटिश के पूछ के छापना होगा, और इंडिया के खिलाफ मतलब ब्रिटिश के खिलाफ तो कतई नहीं छाप सकते, और जो छापेगा सर उसको तो मार दिया जाए, है ना। 1879 में फिर क्या होता है सर, द आर्म्स एक्ट मेड इट लीगल फॉर इंडियाज टू पोजेस वेपन्स, है ना। और उसके बाद सर आर्म्स एक्ट आता है जहां पर इलीगल तरीके से इंडियन को पोज किया जाता है वेपन्स उठाने के लिए, और मतलब आर्मी को बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है सर, पैसेज ऑफ इल्बर्ट बिल। पैसेज ऑफ इल्बर्ट बिल ने क्या मतलब 1883 में उसका कहानी हुआ था। द पर्पज ऑफ द बिल वाज टू ट्राई द क्रिमिनल केसेज ऑफ इंडिया,
यूरोपियन पर्सन्स इन द कॉमन कोर्ट एंड टू एंड, है ना, एक मिनट, and to end the privilege which the residents of Europe and till now under which their cases should, एक मिनट जरा हम फैन ऑन कर लेते हैं यार, बहुत गर्मी लग रहा है इधर। हाँ हाँ, तो सर विच देयर केसेस कुड बी हर्ड ओनली बाय यूरोपियन जजेस, है ना, कुछ भी जो होगा यूरोप में वहाँ पर यूरोपियन जजेस के बारे में ही, मतलब यूरोपियन जजेस के द्वारा ही सुना जाएगा और कोई डिस्कस नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, द यूरोपियन पब्लिक प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस, उसके बाद क्या होता है, यूरोपियन पब्लिक भी प्रोटेस्ट करते हैं इसके, ड्यू टू विच द गवर्नमेंट जो है सर इस बिल को हटा लेती है, ठीक। समझ में आ गया ये पॉइंट कि बिल में क्या था, क्रिमिनल केसेस जो इंडिया का था उसको यूरोपियन पर्सन्स में कॉमन कोर्ट में लाया जाता था और वहाँ पर यूरोप के जजेस के द्वारा ही सुनाया जाता था, ठीक है। और बाद में उसको हटा दिया गया, ठीक है। उसके सर 1899 में लॉर्ड कर्जन पास्ड द कलकत्ता कॉपरेशन एक्ट, उसमें क्या होता है सर, वहाँ पर बोलते हैं वो कि नंबर ऑफ जो इलेक्टेड मेंबर्स थे वो घट जाएंगे और रिड्यूस करेंगे नॉन इलेक्टेड मेंबर्स इन द म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी मतलब सर बहुत अच्छे तरीके से आप समझते होंगे, है ना, कि जो इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड मेंबर्स यानी कि सर उनको बढ़ा दिया जाएगा और वही सब राज करेंगे। गवर्नमेंट कंट्रोल जो होगी सर हमारे इंडिया में वो यूनिवर्सिटी एक्ट की तरह होगी, 1904 में इसको लाया गया था। फिर पार्टिसिपेंट ऑफ बंगाल को लाया गया, जो कर्जन ने बांटा था बंगाल को बांट दिया गया था, ठीक है, बांग्लादेश और बंगाल को अलग अलग कर दिया गया था। उसके बाद द इंडियन प्रेस एक्ट वॉज पास्ड इन 1910 टू पनिश द ओज हु पब्लिश्ड इंसिटिंग आर्टिकल्स, है ना। इंडियन प्रेस एक्ट को भी पास किया गया 1910 में, जहाँ पर बोला ना मैं कि 1878 में लाया कि उसके बाद 1910 में भी लाया गया था, ठीक है। सेम कहानी हुआ वर्निकुलर प्रेस एक्ट के जरा मतलब उसी के जैसा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं और वहाँ पर बात करेंगे कमर्शियल पर्पज की। दूसरा पॉइंट है सर कमर्शियल पर्पज। कमर्शियल पर्पज का मतलब क्या हो गया सर, कुछ भी ऐसा कैश क्रॉप्स होता था आर्बिट्री प्राइसेस, आर्बिट्री प्राइसेस में मतलब सर जो भी किसान काट रहे हैं उसको मनमानी प्राइसेस में खरीदा जा रहा है, उसको कम दाम में भी खरीदा जा रहा है ना। लेबरर्स एंड वर्कर्स फेसिंग प्रॉब्लम्स इन इंडस्ट्रियल एरियाज, उसके लेबरर्स और जो वर्कर्स के जो थे वो बहुत सारा प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। फिर रिमूवल ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन टेक्सटाइल्स इन 1882, और हाँ इम्पोर्ट ड्यूटी का क्या मतलब है सर समझेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी का मतलब यहाँ पर समझ लेंगे एक बार। ड्यूटी का मतलब होता है टैक्सेस, ठीक है, टैक्सेस, ओके। ठीक है, इसका मतलब होता है टैक्सेस। एक मिनट मैं लिख देता हूँ बढ़िया से, आपको दिख रहा होगा, टैक्सेस। ये जो है सर बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी में लगा दिया जाता था, हाई क्वालिटी मतलब हाई टैक्स लगाया जाता था ना कॉटन टेक्सटाइल्स पर 1882 में, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, फिर अगर आप लोग चैप्टर पढ़ोगे इंडस्ट्रियलाइजेशन उसमें पढ़ोगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आता था इंडिया में, वो दिक्कत थी। फिर टू कलेक्ट मोर लैंड रेवेन्यू, इस पॉइंट को सर आप लोग चैप्टर नंबर आगे पढ़ोगे, उस चैप्टर में आगे मतलब इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये नोट्स आपको मिल जाएगी, आपको लोग को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। टू कलेक्ट मोर लैंड रिवेन्यू, ठीक है। और भी सर बहुत सारा लैंड रिवेन्यू को भी कलेक्ट किया जाता था, लैंड वाले टैक्स को भी कलेक्ट किया जाता था, ठीक है सर। उसके बाद आते हैं सोशल काउजेस। सोशल काउजेस का मतलब क्या है सर, ब्रिटिश लुक डाउन अपॉन इंडियंस, उसके बाद इंडियंस पर भी ब्रिटिश क्या करते थे, देखते थे। मिसबिहेविंग विद ब्रिटिश इंडियंस इन ट्रेन्स, इन क्लब्स, ऑन द स्ट्रीट्स एंड इन होटल्स, डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट इंडियंस इन द इंडियन सिविल सर्विस। उसके बाद इंडियन सिविल सर्विस में भी सर ICS जिसको बोलते हैं उसको डिस्क्रिमिनेट करने लगा। फिर बोला कि इंडिया को अलग बैठाएंगे और ब्रिटिशर को अलग बैठाएंगे, फिर ब्रिटिश इंडिया को अलग ट्रेन में बैठाएंगे, इंडिया को अलग ट्रेन। आप लोग देखे होंगे एक महात्मा गांधी का नाटक था, है ना, महात्मा गांधी का यूट्यूब पर सर्च मारोगे नाटक मिलेगा, वहाँ पर आप लोग ने देखा होगा कि महात्मा गांधी जी को है ना फेंक दिया था। जब साउथ अफ्रीका वो जा रहे थे तो उन्होंने फर्स्ट क्लास की टिकट ली थी और बोला था कि तुम तो इंडियन हो तो तुम्हें इकोनॉमिक क्लास में बैठना पड़ेगा, तो ऐसा करके उन्हें स्टेशन पर ही उतार के फेंक दिया गया था। मतलब हाँ फेंक ही दिया गया था यार, है ना, कि ऐसा फेंक दिया गया था सब, मतलब बैग उग था उनके पास, सबको फेंक दिया गया था। हाँ ठीक है, वो नाटक प्ले हुआ था मेरे स्कूल में, है ना, तो मैंने देखा था, ठीक है सर। उसके बाद आता है रिलीजियस रीजन्स। रिलीजियस रीजन्स का मतलब क्या है सर, धार्मिक, है ना,
रिफॉर्म मूवमेंट, उसके बाद क्या रिफॉर्म मूवमेंट यानी कि सर बहुत सारा मूवमेंट हुआ, वो भी एक रीजंस था, है ना, टू अवेकन द फीलिंग ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स रिलीजन अमंग द पीपल। उसके जो पीपल की तरफ से है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका जो फीलिंग हुआ, लॉयल्टी हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। फिर मैनी रिलीजियस रिफॉर्मर्स टॉट द लेसन्स ऑफ यूनिटी इक्वालिटी एंड फ्रीडम, बहुत सारे मैनी रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे सर, ठीक है। आई होप आपको बात यहाँ तक क्लियर होगी, ठीक है सर। आइए आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जहाँ पर है मतलब नेक्स्ट लाइन पर, द रिलेशनशिप बिटवीन द काउजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फर्स्ट वॉर विद इंडिया। और बहुत सारा जो रिलेशन और मतलब प्रॉब्लम था किसके प्रति सर, फर्स्ट वर्ल्ड वार के प्रति, वो भी एक बड़ा मेन कॉज था, ठीक है। आइए उसके बाद है सर कहाँ गया, नेशनलिस्ट रीडर्स लाइक तिलक एंड गांधी गिव every possible support to the war efforts of the British government because they had full faith in the government's assurance regarding स्वराज, है ना, स्वराज के प्रति सर हमारी जो तिलक थे बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी, उन्होंने बहुत सारा पॉसिबल सपोर्ट किया वार में सर, किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटाने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो जो है सर स्वराज के प्रति बहुत ही सर इंपॉर्टेंट रोल निभाते थे, ठीक है। एज द वार प्रोग्रेस द इंडियन इल्यूजन्स वेयर सैटर्ड, है ना, एज द वार प्रोग्रेस द इंडियन इल्यूजन्स वेयर सैटर्ड। उसके बाद सर प्रोग्रेस्ड इंडियन इल्यूजन्स होते गए, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ सोचने लगे ब्रिटिशर के पास, है ना। बिटवीन 1950-17 में क्या हुआ, एनी बेसेंट आते हैं और तिलक आते हैं जो इंस्पायर्ड होते हैं इरेलैंड से, है ना, स्टार्टेड एट द होम रूल लीग मूवमेंट इन इंडिया। उसके बाद एक मूवमेंट को लाया जाता है जिसका नाम रहता है होम रूल लीग। इसमें क्या होता है, अलग अलग रूम में मतलब कुछ कुछ पार्टी बैठ के डिस्कस करेंगे अपने नेशनलिज्म के बारे में, ठीक है। उसके बाद 3 सक्सेसफुल सत्याग्रह मूवमेंट्स हुआ, चंपारण मूवमेंट, खेड़ा मूवमेंट, अहमदाबाद मूवमेंट, बहुत सारा अलग अलग मूवमेंट हुआ महात्मा गांधी के लीडरशिप के अंदर में, ठीक है। वो आगे चल के डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। उसके बाद क्या बात होती है, अब रीजन्स पढ़ लिए कि बहुत सारे रीजन्स हुआ था, इसमें आप अगर आप लोगों को 5 रीजन्स भी अगर याद रखते हैं, 5 रीजन्स भी, तो काफ़ी आप लोग के लिए, ठीक है। 5 रीजन्स मेनली याद रख लो उसमें कोई भी। और अगर कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बेसिक आएगा कि राइट द रीजन्स ऑफ द नेशनल राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, यू कैन राइट 5 रीजन्स ऑफ द आउट ऑफ दिस एंड यू गॉट आउट ऑफ 5, है ना, ठीक है, 5 आउट ऑफ 5, ओके, क्लियर बात। आइए उसके बाद है सर इफेक्ट फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। आखिर इफेक्ट क्या होती है नेशनलिज्म इन इंडिया पर, ओके उसमें सर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, डियरनेस यानी कि महंगाई, यहाँ पर लिख दिया मैंने महंगाई, डियरनेस का मतलब होता है महंगाई बढ़ता है, रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी, उसका जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगा हुआ था उसको हटाया जाता है। फिर रोलेट एक्ट आता है, रोलेट एक्ट क्या होता है सर, इसको हमको नहीं पता रोलेट एक्ट क्या होता है, आए बैगन नहीं, है ना, पैसेज ऑफ द रोलेट एक्ट ये भी हटेगा, हाँ है ना, क्या है बैगन, नहीं बैगन नहीं है, रोलेट एक्ट, है ना। अच्छा चीज़ें आगे समझेंगे। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, उसके नेशनलिज्म इन इंडिया में बहुत सारा चीज़ें होती हैं, ये सभी पढ़ेंगे हम लोग अभी, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट का भी शुरुआत होता है। फिर गांधीयन प्लीज फेज इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट में भी गांधीयन का फेज आता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस पर स्टार मार्क लगा लो, इस चीज़ से क्वेश्चन आता है बेसिकली, ठीक है। आइए रोलेट एक्ट आखिर होता क्या है, ये हम लोग को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसा बताया रोलेट एक्ट आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आते हैं, डिफाइन रोलेट एक्ट और ब्रीफली डिस्क्राइब द रोलेट एक्ट, ये जो है टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रोलेट एक्ट को समझेंगे एकदम कि लिखा हुआ है टू सप्रेस द इंक्रीजिंग रिवॉल्यूशनरी इंसिडेंट्स, यानी कि बहुत सारा इंडिया में सर रिवॉल्यूशनरी इंसिडेंट्स हो रहा था, है ना। रिवॉल्यूशनरी इंसिडेंट्स का मतलब सर बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब इंसिडेंट्स का मतलब जो भी होता है आप लोग को पता होगा कि इंसिडेंट्स का मतलब होता है कुछ घटनाएं, है ना, रिवॉल्यूशनरी जो भी घटनाएं हो रही थी,
क्रांतिकारी जो हो रही थी, क्रांति हो रही थी, वो जो हो रहा था उसको सप्रेस करने के लिए रॉलेट एक्ट को लाया गया था। ठीक है सर। और कौन लाया था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड अपॉइंटेड अ कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जज सिडनी रॉलेट, है ना। जज सिडनी रॉलेट जो थे उनके अंदर की तरफ लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने ये कमेटी को बुलाया था और रॉलेट एक्ट को लागू किया था। ठीक है। इसमें क्या होता था? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड ऑन 25 मार्च 1919। 1919 में 25 मार्च को रॉलेट एक्ट को पास किया जाता है। अंदर देश there was a provision for the formation of a special court against whose deduction no appeal could be made. A person could also be arrested on invalid evidence and without a warrant. और यहाँ पर ये थी प्रोविज़न कि यहाँ पर एक स्पेशल कोर्ट को लगाया जाएगा जहाँ पर कोई भी अपील नहीं रखी जाएगी आप लोग की तरफ से, यानी कि आपका कोई भी गवाह जो होगा वो सुना नहीं जाएगा अगर आप लोग रिवॉल्यूशन करते पकड़ा गए तो। ठीक है। और यहाँ पर पर्सन जो है अरेस्टेड हो सकते थे, वो चाहे इनवैलिड एविडेंस के साथ ही क्यों ना हो, और विदाउट अ वारंट, यानी कि वारंट के साथ भी नहीं होगी। यानी कि वारंट का मतलब सर वारंटी कार्ड का ना वारंटी कार्ड नहीं, यानी कि वारंट का मतलब होता है वारंट का पत्र लिख के दिया जाता है, वो होती है वारंट। ठीक है। तो वारंट को बिना वारंट किए ये काम किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं जलियनवाला बाग मैसेकर। उसके बाद जब रॉलेट एक्ट खत्म हुआ तो फिर जलियनवाला बाग मैसेकर में सब लोग एक तरीके से जलियनवाला बाग जो थी पंजाब में, अमृतसर में, वहाँ पर सभी लोग एक जुट हो गए थे, मतलब कुछ मेला उला जैसे होता है ना वो मनाने के लिए, है ना। आफ्टर अ नेशन वाइड स्ट्राइक ऑन अप्रैल 6 1919 में इन अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, उसके रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होने लगे बिटवीन टू लोकल लीडर्स, डॉक्टर सत्यापेल एंड कीचलू। ये जो थे ये दोनों थे वो अरेस्ट हो गए थे इस प्रोटेस्ट में और उनको फांसी भी शायद दे दी गया था। ठीक है। उसके बाद पब्लिक मीटिंग को बुलाया गया जलियनवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को। यहाँ जो डेट है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रोटेस्ट अगेंस्ट, हम अगर इम्पोर्टेंट है तो सर हाईलाइट कर दीजिए, लो हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, हाईलाइट हम कर देते हैं। ठीक है। तो ये जो थी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है तो उसको याद रखेंगे। आइए, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज अरेस्ट वेयर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जनरल और डायर कॉल्ड पीसफुल मीटिंग, है ना। पीसफुल मीटिंग विदाउट एनी वार्निंग एंड किल्ड 1000 पीपल। देखो हुआ था क्या जलियनवाला बाग में, इस तरह के कुछ पिक्चर हम आपको दिखा देते हैं। पिक्चर को देखो, इस तरह के कुछ दीवार। ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये दीवार है ना, ये दीवार है। ये जो दीवार हैं यहाँ पर सभी को ब्लॉक कर दिया गया था, ये सबको ब्लॉक कर दिया गया था। ठीक है, ब्लॉक कर दिया गया था। और यहाँ पर बोला गया था कि कोई भी यहाँ से पास नहीं करेगा, कोई किसी को भी पास करने की इजाज़त नहीं थी। ठीक है। पास मतलब यहाँ से जाने की, एग्जिट वाला जितना भी गेट था ना सबको बंद कर दिया गया था। एग्जिट को, गेट को क्लोज्ड कर दिया गया था। ठीक है। और यही क्लोज्ड के कारण सर हमारे अनआर्म्ड पीपल लोग, जो सिर्फ बहुत बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, वो यहाँ पर जो है सर किल हो गए थे, यानी कि मारा गया था। और यही जो था सर, यही हमारा जो बदमाश था जनरल ओडायर, इसी ने फायरिंग शुरू करवाई थी। और ऐसे फायरिंग हुए थे सर, ऐसी फायरिंग हुई थी कि अभी भी तुम जाओगे ना वहाँ पर, तो वहाँ पर तुम्हें गोली की दाग दिखेगी। समझ में आया ना। तो ये बहुत ही मतलब दर्दनाक सीन था, है ना। सोच लो। ठीक है। और यहाँ पर जो है सर मैनी पीपल जो है वो वेयर ऑल्सो इंजर्ड, द इस इंसिडेंट इज नोन एज जलियनवाला बाग मैसेकर। ठीक है। इतना लाइन आप लोग लिख देना, देखो समझ भी लो और क्वेश्चंस को याद भी कर लो, ताकि आप लोग खुद से बना के वहाँ से लिख लेना। ठीक है। ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। अपना जो है खिलाफत मूवमेंट क्या होता है ये भी समझेंगे। जलियनवाला बाग मैसेकर के बाद सर खिलाफत मूवमेंट हुआ। जब गांधी जी ने ये सब देखा तो गांधी जी ने कुछ मतलब मुसलमान भाइयों लोग के साथ मिले और उनसे बात किया गया। ठीक है। द हेड ऑफ इस्लाम वाज कॉल्ड खलीफ्स को बोला जाता था हेड ऑफ इस्लाम। ठीक है। मुस्लिम्स कंसिडर खलीफ एज अ रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल लीडर, यानी कि मुस्लिम को सर खलीफ को बोला जाता था एज अ रिलीजियस, धार्मिक के तौर पर, और स्पिरिचुअल लीडर भी कहा जाता था। ठीक है। आइए उसकी भी बात कर लेंगे हम लोग। ठीक है सर।
है ना। द सुल्तान ऑफ टर्की, द रूलर ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, यूज टू बी द खलीफ ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, है ना। सुल्तान जो था टर्की का, वही था ऑटोमन एम्पायर का रूलर, और वही इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफ कहलाता था, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर जो था सर, वो एक रिजल्ट था टर्की का डिफीट अगेंस्ट ब्रिटेन, और ब्रिटेन और टर्की में जब लड़ाई हुआ तो वहाँ पर ऑटोमन एम्पायर बन चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वार अगर 9 में पढ़े होंगे आप लोग तो आप लोग को पता होगा, ठीक है। द टर्की सुल्तान वॉज डिप्रीव्ड ऑफ एक्सरसाइजिंग हिज पावर इन हीज रिमेम्बरिंग टेरिटरीज ऑल्सो, ठीक है। यानी कि जो भी टर्किस के थे सुल्तान सब, वो जो अपना पावर को है वो अपना टेरिटरीज में भी लगाना चाहते थे, ठीक है। टेरिटरीज में भी लगाना चाहते थे। इन द अर्ली 1920s में इंडिया मुस्लिम्स स्टार्टेड अ विग्रस मूवमेंट कॉल्ड खिलाफत मूवमेंट। उसके से क्या हुआ था, इंडियन जो मुस्लिम्स थे वो एक मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं, खिलाफत मूवमेंट, टू फोर्स ब्रिटेन टू चेंज इट्स पॉलिसी टुवार्ड्स टर्की। अब ब्रिटेन को सर टर्की में हो रहा था काम, जिसके कारण से यहाँ पर ब्रिटेन इंडिया में सर ब्रिटेन को पॉलिसी को हटाने की मांग की गई थी, ठीक है। तो टर्की लोग भी हेल्प तब भी लेते थे, आज भी ले रहे हैं, ठीक है। द खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड ड्यू टू द मिस ट्रीटमेंट ऑफ इंडिया मुस्लिम्स बाय टर्की। द खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय अली ब्रदर्स। देखो अली ब्रदर जो है ये नाम इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ, इसको याद कर लेना, ठीक है। जो अली ब्रदर्स हैं ये शौकत अली एंड मोहम्मद अली, ये नाम याद कर लेना, ठीक है। मैं हाईलाइट कर दिया हूँ इसीलिए, ठीक है सर। आइए, this movement became the strong after getting support in the Amritsar season of Mahatma Gandhi and the Indian National Congress December 1919। उसके बाद सब भाई लोग जो थे वो गांधी जी के पास आए, जब अमृतसर में थे गांधी जी तो वहाँ पर उन्होंने INC का फॉर्मेशन किया, जिसको बोला गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये दिसंबर 1919 में बना था। गांधी जी जो थे वो हिंदू मुस्लिम के यूनिटी के तरफ थे। ये सभी को पता है कि गांधी जी कैसे व्यक्ति थे, एक साधारण और अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है। ये पढ़ लेते हैं। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट में 3 पॉइंट डिमांड लेटर थी कि सुल्तान लोग ने क्या क्या मांगा था। तो सुल्तान ने लोग ने टर्की शुड बी प्रोवाइडेड विद सफिशिएंट टेम्पोरल अथॉरिटी सो दैट ही कैन द प्रोटेक्ट इस्लाम। द अरब रीजन शुड बी ब्रॉट अंडर मुस्लिम रूल, जिसको खलीफत बोला गया थे, ठीक है। द खिलाफत शुड बी मेड द गार्जियन ऑफ द होली प्लेसेस ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है। और जो खलीफ थे वो गार्जियन थे सर मुस्लिम्स के, ठीक है। यहाँ पर होली प्लेसेस को सॉरी ठीक है, होली प्लेसेस ऑफ मुस्लिम्स, ओके, बात क्लियर है। उसके खिलाफत डे वाज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया, और खिलाफत जो डे था सर वो ऑल ओवर इंडिया को सेलिब्रेट करने लगा। ये डेट इंपॉर्टेंट रखना आप लोग, डेट जो है इंपॉर्टेंट है, इसको मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ, तो नेक्स्ट है ये देखो खिलाफत मूवमेंट है ये, अच्छा ये रेड पेन कहाँ गया, खिलाफत मूवमेंट है ये, ठीक है। ये कि देख लो खिलाफत में बहुत सारे जो मुस्लिम्स भाई थे ये सभी लोग जुट के एक फॉर्मेशन किए थे, ठीक है। उसके बाद आती है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो सिर्फ 1920 से लेकर 1922 तक चला था, ठीक है। ठीक बात, चलो आओ इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जो था, महात्मा गांधी के बारे में महात्मा गांधी की तरफ से बताया जाए तो ब्रिटिश रूल जो है सर इंडिया में इस्टेब्लिश हो चुका था विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस, और इंडियंस की तरफ से। और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था सर वो पर्पस था स्टेजेस में, बहुत सारे स्टेजेस में था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसको असहयोग आंदोलन भी बोलते हैं। और ये सर जो है इम्पॉर्टेंट एकदम था, है ना। महात्मा गांधी ने इसको स्टार्ट किया था क्योंकि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था सर बहुत ही मनमानी करता था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट्स को रूल्स को हटाने के लिए इम्पॉर्टेंट मूवमेंट को चलाया गया था। और इसको आता है क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे, क्वेश्चन पूछ लेगा, ब्रीफली डिस्क्राइब, ब्रीफली डिस्क्राइब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन लिख देगा या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो आप लोग समझ जाना कि यही आंसर की बात करी जा रही है, ठीक है। यही आंसर की बात करी जा रही है, तो आप लोग यहाँ पर हम लिख देते हैं क्वेश्चन को, ब्रीफली डिस्क्राइब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ये आंसर, ठीक है।
ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख सकते हैं ये वाला आंसर, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था ना, ये बहुत सारे स्टेजेस में हुआ था। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड एंड अ बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, द आर्मी, पुलिस, कोर्ट एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स। यहाँ पर सभी को बॉयकॉट किया गया था, ब्रिटिश सिविल सर्विस को, ब्रिटिश आर्मी को, ब्रिटिश पुलिस को, ये सभी को, ठीक है। और आफ्टर मैनी हर्डल्स, बहुत परेशानी के बाद एक कंपेनी लाया जाता है बिटवीन द सपोर्टर्स एंड अपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट। फाइनली इन दिसंबर 1920 में द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो अडॉप्ट ले लिया जाता है। अडॉप्ट किया जाता है मतलब गांधी जी की तरफ से अपना लिया जाता है, ठीक है। द रीजन्स फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, रीजन्स क्या क्या था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, तो इशू ऑफ खिलाफत है ना, उसके द गेट जस्टिस अगेंस्ट द बारबरिक एक्शंस, बारबरिक एक्शंस जो था पंजाब में उसके अगेंस्ट जस्टिस लेना, फिर स्वराज को अटेंड करना, अटेंड स्वराज है ना। और फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है गांधी जी के मन से स्टार्ट हुआ था, गांधी जी के लीडरशिप के अंदर से स्टार्ट हुआ था। उसके 1922 में जो हुआ था मूवमेंट को स्टॉप कर दिया गया, 2 साल तक ही चला, उसके बाद पोस्टपोन कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जो थे बहुत सारे आदमी लोग यहाँ पर किल हो रहे थे, मारे जा रहे थे, ठीक है। बात क्लियर है, आई होप आपको बात क्लियर होगी। तो चलिए चलते हैं आगे, ठीक है। देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और इसका रिजल्ट्स क्या क्या हुआ ये भी पढ़ना इम्पोर्टेंट है ना, ये भी पढ़ना इम्पोर्टेंट है। 1 मिनट स्लाइड आपको दिखा लेते कि अभी बहुत सारा स्लाइड बचा हुआ है, तो 33 स्लाइड्स हैं। ये क्वेश्चन है, हाँ देखो ये क्वेश्चन मैं लेके आया था। हाउ वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज द फर्स्ट मास मूवमेंट। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, महा इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को मैं इसलिए लेके आया था ताकि आप लोग को पता चल जाए, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को स्टार मार्क दे रहा हूँ, तो आप लोग देख लेना इसको, ठीक है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे कि मैं बताया ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो एक मास मूवमेंट बन गया था, है ना। यहाँ पर लिख देना है बस, देखो मेन रीजंस लिखा हुआ है, विच आर फॉलोज, है ना। मेन रीजंस लिखा हुआ है, इतना नहीं यार, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना मेन रीजंस। देखो मेन रीजंस वही जो हम लोग ने पढ़ा, वही बारबरिक एक्शंस, वही सब वही है, ठीक है। बस मैं आपको दिखा रहा था। अच्छा इसको हम ऊपर कर देते हैं ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना रहे कि ये क्वेश्चन कहाँ का है, ठीक है। 1 मिनट, कहाँ का है, यहीं का है, यस इसके बाद, ठीक है सर। आइए अब रिजल्ट्स इसके की बात करते हैं। देखो इशू ऑफ खिलाफत आल्सो कम टू एन एंड ड्यू टू द सडन सस्पेंशन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड अरेस्ट ऑफ गांधी जी। अब खिलाफत का इशू के होने के बाद जो है सर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को में गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है फाइनली, और उसके बाद हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ब्रेक डाउन किया जाता है ना, न ब्रिटिश के द्वारा, और ना स्वराज अचीव्ड होता है, ना फिर पंजाब जो है रिड्रेस्ड होता है। उसके बाद जो भी उनका जो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन था वो नहीं हो पाता है, बिकॉज ऑफ द बीच में ही रुक जाता है, सस्पेंड हो जाता है। चरखा और लूम जो है अल्सो गोट अ बूस्ट, यानी कि उसको बढ़ावा मिलता है, ठीक है, किसके द्वारा, इंडियंस के द्वारा, ठीक है। अब बात करेंगे जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हो गया तो एक और मूवमेंट को स्टार्ट किया गया जिसको बोलते हैं सीडीएम, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसको सीडीएम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, ठीक है। गांधी जी स्टार्टेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट विथ द डांडी मार्च। डांडी मार्च जो है सर आप लोग को पता होगा कि साबरमती से डांडी बीच तक जाना था, वहाँ पर 78 फॉलोवर थे उस टाइम। जब 250 किलोमीटर 24 दिन में चलना था तो इतने पीपल्स बढ़ गए थे कि आप लोग यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कि गांधी जी के साथ में कितने लोग हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब देखो हिस्ट्रिक जर्नी फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी बीच। साबरमती जो आश्रम था वो सर इम्पोर्टेंट था। साबरमती आश्रम ये जो है सर इनका आश्रम था जहाँ पर गांधी जी रहते थे, गांधी जी लिव हियर, है ना। और यहीं से वो चले थे, 28 पीपल को लेके चले थे, और उन्हें जाना था डांडी बीच तक। कहाँ जाना था, डांडी बीच तक। जो डांडी बीच तक जाने के लिए सर उन्होंने 24 दिन तक लगातार चला था, ठीक है। और क्यों चला था कि बाई मेकिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, ये इंपॉर्टेंट
है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, शॉर्ट लॉ जो है वायोलेटेड होता है, हर जगह स्टार्ट होता है। फिर स्टूडेंट जो है स्कूल्स और कॉलेजेस को बॉयकॉट करने लगते हैं, यानी कि बहिष्कार करने लगते हैं, है ना। फॉरेन क्लोथ्स शुड बी बर्न, फॉरेन क्लोथ्स को बर्न किया जाता है। फिर नो टैक्सेस शुड बी पेड टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं दिया जाता है। ये सारे जो थे ये रिजल्ट्स थे, क्या थे रिजल्ट्स। तो इस रिजल्ट्स को याद रख लेना है आप लोग को, रिजल्ट्स को क्या करना है, याद रख लेना है आप लोग को, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। उसके बाद क्या होता है, स्टार्ट गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट स्टार्ट होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यस सर, आप बोल रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या। हाँ, जितने भी मैं वन शॉट में करवा रहा हूँ, वन शॉट में मैं जितने भी करवा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। वन शॉट में मैं जितना भी करवा रहा हूँ ना वो इम्पोर्टेंट है। वन शॉट में मैं जितना भी करवा रहा हूँ, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, वन शॉट में मैं जितना भी करवा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट ही है ना। तो इसमें क्या होता है ना, स्केल ऑफ सीडीएम, सीडीएम मूवमेंट होता है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स किया जाता है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, ओके। और उसके बाद गवर्नमेंट है टू प्रॉमिस विद गांधी, गांधी ने फिर गवर्नमेंट प्रॉमिस करता है गांधी को कि जिसको गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं और इसको दिल्ली एग्रीमेंट भी बोलते हैं क्योंकि दिल्ली में ही हुआ था। इस एग्रीमेंट में साइन हुआ था कि गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में, कि इसमें गांधी जी सस्पेंड कर देंगे इस मूवमेंट को और पार्टिसिपेट करेंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकेंड राउंड टेबल्स क्या होता है, वहाँ पर कॉन्सेंस को रखता है, सेंसस को रखते हैं कि यहाँ पर जो है आपका मांग को रखा जाएगा और आपकी मांग को भागीदारी दी जाएगी, ठीक है। तो गांधी जी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, बोले ठीक है लो बंद कर देते हैं। और उसके बाद गांधी जी चल जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। वहाँ पर जो होता है सर, कोई भी सेंसस जो होता है उनके इशू को सुनता ही नहीं है, तो वो इसमें रिटर्न आ जाते हैं और डिसअपॉइंटेड होते हैं बहुत। और जिसके कारण से अदर हैंड में ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रोसेस जो रिप्रेशन का होता है वो गांधी जी की नज़र में पूरी तरह से गिर जाता है और एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नाम का शुरुआत होती है, जो हम लोग ने पढ़ लिया, ठीक है। समझ में आ गया, आई होप आपने समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, आगे क्या है। उसके बाद सर बहुत सारा मूवमेंट होता है, जैसे कि मैंने बताया था ना, चंपारण मूवमेंट हुआ था, फिर खेड़ा, बारडोली सत्याग्रह, ये भी सारे इंपॉर्टेंट है, तो ये भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है सर। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले चंपारण मूवमेंट को पढ़ेंगे, ठीक है। चंपारण मूवमेंट के बाद हम लोग अपना वो पढ़ेंगे, ये वाला खेड़ा मूवमेंट। उसके बाद आप लोग को बहुत सारा मूवमेंट हुआ तो वो हम लोग अभी पढ़ने ही जा रहे हैं, ठीक है। आओ देखो, द कंडीशन जो था इंडिगो प्रोड्यूसिंग, अच्छा अब यहाँ पर जो है सर, ये जो चंपारण मूवमेंट है ये क्यों हुआ था, तो इंडिगो का जो भी प्रोड्यूसिंग फार्मर्स है ना, देखो प्रोड्यूस करते थे जो भी फार्मर्स अपना काम को, है ना, काम को लेके जो भी काम करते थे अपना फार्मर्स इंडिया में, बिहार में, बेसिकली बिहार की बात होती है यहाँ पर, ठीक है। तो बिहार में जितने भी फार्मर्स थे वो इंडिगो उगाते थे, ठीक है। क्या ग्रो करते थे, इंडिगो। तो इंडिगो को ग्रो करने के लिए सर इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती थी, मतलब बहुत सारा इंडिगो ग्रो होता था और वहाँ पर 3 कठिया सिस्टम चलता था। 3 कठिया सिस्टम मतलब सर मैं समझाता हूँ, आ जाओ। यहाँ पर जैसे कि अगर बात कर ले हम लोग, ये है आपका इतना बड़ा ज़मीन, ठीक है। और यहाँ पर सर हम एक लाइन, रुक जाओ, या डिजिटल बोर्ड है तो फिर यूज क्यों ना करें, है ना, डिजिटल बोर्ड है तो यूज क्यों ना करें। तो लो, ब्लैक नहीं चाहिए भाई, ठीक है। तो ये जो है सर, ये जो था ये मान लेते हैं हम आपका वो था, ठीक है। अब ये था तो अब वो ये मान लो अब एक आदमी का था, ठीक है। अब उसके बाद ये लाया गया, उसके बाद 4 भाग में इसको बांट दिया गया, ठीक है। बढ़िया बांटा, बोला ठीक बांट दो। अब उसके बाद क्या बोलता है कि यहाँ पर जो है सर 3 कठिया सिस्टम लगेगा, यानी कि 3 जगह जो भी तुम उगाओगे वो ब्रिटिश का होगा और एक जगह जो भी तुम उगाओगे वो होगा तुम्हारा, ये होगा योर, ये होगा योर, ठीक है। और यहाँ पर जो भी उगाओगे ये होगा ब्रिटिश का, आया समझ। तो ये था 3 कठिया सिस्टम। जो 3 कठिया सिस्टम था, ये क्या था, 3 काठिया सिस्टम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, इसको याद कर लेना, मतलब समझ लेना इसको क्या है, ठीक है। और मैंने बेसिकली समझा ही दिया, ठीक है। उसके 3 कठिया सिस्टम में इंडिगो को उगाया जाता था और अच्छे तरीके से समझते हो आगे क्या लिखा हुआ है। Here the तनखटिया सिस्टम was prevalent by the नीलाही गोरोस, नीलाही गोरोस के नामक से फेमस व्यक्ति ने
इन्होंने प्रिवेलेंट करवाया था। और जो फार्मर्स थे सर वो कल्टीवेट करते थे 3/20 देयर ऑफ द लेंथ, और दिस वाज जनरली अ फर्टाइल लैंड, और फर्टाइल लैंड में भी उनको करना रहता था, ठीक है। फार्मर्स डिड नॉट वांट टू कल्टीवेट इंडिगो बिकॉज इट रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। और फार्मर्स जो है सर ये नहीं वो चाहते थे कि इंडिगो को लाया जाए, क्योंकि जो है सर वो लैंड जो है अनफर्टिलिटी बना देती है, यानी कि इंडिगो जो होता है ना सर बहुत खराब चीज़ होता है, गंधक टाइप का होता है, ठीक है। 1908 an attempt was made to reform the तीन काटिया system, okay, but this did not bring any change in the farmers destroying conditions to the farmers, okay. The farmers were troubled by these atrocities of the नीलास, ओके बस तो यही था। और यहाँ पर गांधी जी आते हैं और वहाँ पर चंपारण अग्रियन कमेटी को बुलाते हैं और वहाँ पर एक मतलब मूवमेंट करते हैं जहाँ पर तीन खटिया सिस्टम और टैक्सेस को रिमूव करवा देते हैं, ठीक है। तो ये थी तीन खटिया सिस्टम यानी कि चंपारण मूवमेंट। उसके बाद खेड़ा मूवमेंट क्या होता है सर, फिर जब गुजरात के खेड़ा में क्या होता है ना, गुजरात के खेड़ा में क्या होता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, आ जाओ, ठीक है। 1 मिनट डिस्कस करने वेट करना। वो वहां पर क्या होता है, महात्मा गांधी सपोर्ट करते हैं, महात्मा गांधी सपोर्टेड, महात्मा गांधी जो थे वो सपोर्टेड द डिमांड ऑफ फार्मर्स फॉर वेवियर ऑफ रेंट द खरीफ क्रॉप एंड सफर्ड एक्सटेंसिव डैमेज ड्यू टू द एक्सेसिव रेन्स इन 1970। उसके बाद उस फार्मर्स को सपोर्ट करते हैं जहाँ पर एक्सटेंसिव डैमेज हुआ था फार्मर्स को, और वहाँ पर उससे कोई भी पैसा नहीं मिला था, और जिसके कारण से वहाँ पर रेंट वेंट एक्ट हुआ था। फिर वहाँ पर गांधी जी सत्याग्रह बुलाते हैं और वहाँ पर सत्याग्रह होता है, और इस सत्याग्रह में सर फार्मर्स को रूरल एरियाज ऑफ गुजरात आल्सो गेंड कॉरेज टू द अपोज ऑफ एक्सप्लोटिव लॉ ऑफ ब्रिटिश। वहाँ पर जो भी टैक्स था वहाँ पर हटा दिया जाता है और एक अच्छा चीज़ ला दिया जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं मोपला रिवेलियन। मोपला रिवेलियन क्या होता है, मोपला, मोपला में क्या हुआ था ना कि एक फार्मर्स जो था वो मलाबार कोस्ट का मॉडर्न केरला स्टेट में था, ठीक है सर, जो एक मोपला रिवेलियन को बुलाया था, ठीक है। मोपलास जो थे सर वो लोकल टेनेंट्स थे, कल्टीवेटर्स थे इस्लाम के, ठीक है, फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम थे। वाइल द लोकल नंबूदरीज एंड द नियर लैंड ओनर्स वेयर अपर कास्ट हिंदूज, और जो उसके लैंड ओनर्स थे वो अपर कास्ट हिंदूज के थे, ठीक है। लाइक अदर लैंड ओनर्स द टू इंजॉयड गवर्नमेंट प्रोटेक्शन वेर सपोर्टेड बाय द पुलिस एंड कोर्ट्स, बट इन दिस सिचुएशन देयर वर नो एनी एंजॉयमेंट एंड नो वेर सपोर्टेड बाय द पुलिस और कोर्ट्स, ओके। तो यहाँ पर एक नई सिचुएशन अरोज होती है 1921 में, वहाँ पर कांग्रेस को लाया जाता है और अली मुसालियर को मोपला रिवल्ट से डिक्लेयर करा जाता है, ठीक है। बात आई समझ। ये जो थी सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन, मिलिट्री एक्शंस को लाया जाता है 1921 में, और फिर 22 दिसंबर के द्वारा 10,000 रेबल्स को किल्ड किया जाता है, मोर देन 50,000 वे टेकन प्रिजनर, और इन दिस वे द रिबेलियन ग्रेजुअली एंडेड, और ये सत्याग्रह यहीं पर खत्म होता है, ठीक है। बात आ गई होगी समझ। बात करते हैं बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह जो था सर वो उसमें क्या हुआ था वो मैं बता देता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ का प्लेड अ डिसिसिव रोल इन दिस, और यहाँ पर जो थे वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। और यही ओकेजन में सर उनको सरदार का टाइटल भी मिला था, ठीक है। रेलवे स्ट्राइक टुक प्लेस इन बॉम्बे इन सपोर्ट ऑफ फार्मर्स, यहाँ पर जो था रेलवे स्ट्राइक हुआ था बॉम्बे में इन सपोर्ट ऑफ फार्मर्स के सपोर्ट में, ठीक है। उसके बाद के मुंशी जी लालजी नारंगी डिजाइंड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल इन सपोर्ट ऑफ द मूवमेंट। उसके बाद सर लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे, सोच रहे हो आप लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे, वहां से भी उन्होंने डिजाइन मारा और इस मूवमेंट में शामिल हो गए, ठीक है। इसमें हुआ था क्या, इसमें टैक्स रेट ज़्यादा था, उसको रिड्यूस कम करने का था, किसान लोग का आंदोलन था, आप समझ सकते हैं। दिस मूवमेंट वाज कम्प्लीटली सक्सेसफुली, ठीक है। ये बीच में एंड नहीं हुआ, इसको पूरी तरह से मतलब लास्ट तक चलाया गया, ठीक है। बात करते हैं लेबर मूवमेंट की। लेबर मूवमेंट जो है सर वो एक इम्पैक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जब हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली जो क्लासेस में इंडस्ट्रियलाइजेशन जब पढ़ेंगे ना तब समझेंगे कि आखिर क्या होता है लेबर मूवमेंट, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इस टॉपिक को हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं, चैप्टर को हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बात आई समझ। चलो
तो एक होती है इंडियन पॉलिटिकल पार्टी, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी को बनाया गया जब हमारा पूरा लेबर मूवमेंट सारा कुछ हो गया, उसके बाद सारा मूवमेंट खत्म हुआ, उसके बाद से इंडियन पॉलिटिकल पार्टी को बनाया और बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म किया गया, जो हम लोगों ने सिविक्स में पढ़ा था। जो हम लोग, आप लोग को याद होगा कि सिविक्स में हम लोग ने पढ़ा था, सिविक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि सिविक्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बहुत सारे इंडियन नेशनल पॉलिटिकल पार्टी थी, इंडियन नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टी थी वो कितनी अच्छी अच्छी पॉलिटिकल पार्टी थी, वो सभी चीज़ें हम लोग ने पढ़ा था। आई होप आप लोग को याद होगा, ठीक है। और वो चीज़ें जो थी वो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, कभी भूलना भी नहीं है। जैसे कि हम लोग ने पढ़ा बीजेपी फॉर्म्ड हुआ था, है ना, बीजेपी को फॉर्म किया गया था, कांग्रेस को फॉर्म किया था, है ना, कांग्रेस को। उसके बाद सर जदयू, आरजेडी, बहुत सारा, फिर टीएमसी, ये सारा जो था ये बहुत अलग अलग तरीके से फॉर्म किया गया था, ठीक है। और जो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट से लिख दिया है ना, मोटा मोटा अक्षर बोल्ड अक्षरों में लिख दिया गया, तो वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये है आपका, देख लो, इंडियन नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो है इंडिया का, वो है, ठीक है। चलिए, और आप लोग को बात क्लियर होगी, और अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इस क्लास में मज़ा आया होगा और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे नेशनल मूवमेंट हुआ था, ठीक है। टू ऑल द स्टूडेंट्स, जल लीजिए, थक गए होंगे सोशल साइंस पढ़ते पढ़ते, तो जल ले लीजिए आप अपना, है ना, जल ले लीजिए, पानी पी लीजिए, खाना वाना खा लीजिए, अब जाइए और घर में सो जाइए, ठीक है। मिलेंगे फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, बाय बाय, टेक केयर। नोट्स ले लेना, ऐप को डाउनलोड कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं हुआ तो। बाय बाय, टेक केयर।